हेलो एवरीवन, आज हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इसमें जो आरसीसी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का मतलब, कंक्रीट तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। कंक्रीट आपका मिक्सचर होता है किसका? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। इसको आपने सीटी में भी पढ़ा होगा। तो सिविल के सब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए आप लोग को सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता रहेगा तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। फ़िलहाल शुरू करते हैं आज। तो आरसीसी आपको पढ़ना है यार। तो आरसीसी का मतलब कंक्रीट और अगर स्टील दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका क्या बनता है? आरसीसी बनता है। कंक्रीट आप सभी जानते हो, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? आपका कंक्रीट बनेगा। उसमें अगर स्टील भी लगा दिया जाए तो स्ट्रक्चर आपका कैसा कहलाएगा? आरसीसी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और एक चीज़ और, इसमें कुछ कहीं आता है कि भाई अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट में स्टील ही क्यों यूज किया जा रहा है? उसका कोई एथेंटिक रीज़न बताइए कि क्यों यूज किया जा रहा है। तो उसका एक रीज़न ये, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है। जैसे कहा जाए कि आपसे ये आपका क्या है? कंक्रीट का ब्लॉक है, ये क्या है? स्टील का ब्लॉक, ये स्टील का रॉड है, ठीक है। आपका कोई टेम्परेचर ले लिया गया, मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस ले लिया गया टेम्परेचर। तो इस पर देखा जाएगा तो जितना इंक्रीज ये हो जाएगा, जितना इंक्रीज इसमें आएगा उतना ही इंक्रीज इसमें भी आएगा एट दैट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जितना एक्सपेंशन कंक्रीट करेगा उतना ही एक्सपेंशन इसका स्टील का होगा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग यहाँ जो है कंक्रीट के साथ स्टील को जोड़ रहे हैं, ना कि कॉपर को, एल्यूमिनियम को या इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ा जा रहा है। और दूसरा रीज़न क्या है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और तीसरा कारण एक ये भी हो सकता है कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव लोड को ज़्यादा बियर करता है। टेंसाइल लोड में उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब कंप्रेसिव के लगभग 10% होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। और स्टील का जस्ट अपोजिट है। दोनों का नेचर क्या है? स्टील में अगर आप, स्टील है ये, उसको आप खींचोगे तो क्या होगा? मतलब टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा? उसका टेंसाइल फोर्स स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और वही हाल है कंप्रेसिव में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा नहीं होती है। जस्ट वाइस वर्सा होता है दोनों का कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए अगर दोनों को कंबाइन लगाया जाए तो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? फ्लेक्सिबल बन जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा मजबूत बन जाता है। कंप्रेसिव लोड को भी बियर कर लेता है और टेंसाइल लोड को भी स्ट्रक्चर बियर कर लेता है, ठीक। इसलिए इन तीनों कारण से ही हमारा ये आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपके इससे हम लोग का बीम, कॉलम, स्लैब और लिंटल, ठीक है, स्टेयर केस और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं वो आपके ब्रिज हो गए और आपके शॉपिंग मॉल्स हो गए। काफ़ी सारी चीज़ें आरसीसी की ही बनाई जाती हैं, ठीक। तो बात करते हैं कि अब आरसीसी में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं तो कुछ जो चीज़ें हैं उनको जानना अब ज़रूरी है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे सबका ही। तो पहला काम क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहती है? होता क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक टेस्ट करिए स्टील का या कंक्रीट का, उसमें टेस्ट में अगर 5% से ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं हो रहा है, 5% से ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं हो रहा है, 100% में से 5% से ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रेंथ जो देगा वो मटेरियल, वो क्या देगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देगा। इसका डिफिनीसन ही यही है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ of material below which not more than 5% टेस्ट expected to fall, ठीक है। 5% से ज़्यादा टेस्ट इसमें फॉल नहीं होने चाहिए, 5% से कम ही इसमें टेस्ट फेल होने चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अगर 5% से ज़्यादा फेल हो रहा है तो हमारी वो स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में नहीं आएगी। तो
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपने अभी 100 कंक्रीट का ब्लॉक बनाया, कंक्रीट के क्यूब टेस्ट शायद आप लोगों ने किया हो। क्यूब टेस्ट होता क्या है, एक छोटा सा क्यूब होता है 150 mm का, ये एक क्यूब है जिसका साइज दिया है कितना 150 mm। क्यूब है तो उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। 150 mm का क्या है, क्यूब है, तो इसमें उसका जो माउल्ड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को किसी भी शेप का कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वो ऐसा ही होता है, M10, M15, M20, M25, M30, M40, ठीक है। M20 अगर M10 अगर ग्रेड है कंक्रीट का, तो उसकी जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, उसमें क्या है कि उसका रेशियो क्या होगा 1:3:6 का होगा, इसका 1:4 का होगा, M20 का 1:5:3 होगा, M25 का 1:1:2 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कोई भी कंक्रीट का, किसी भी रेशियो के कंक्रीट का हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं, ठीक है, कोई एक रेशियो लेके, तो उसमें इस माउल्ड में कंक्रीट को फिल करते हैं, ठीक है, फिर उसकी फिनिशिंग कर देते हैं ऊपर से। इसके बाद इसको एक दिन बाद इसके माउल्ड को खोलकर इसको आप क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं आप इसकी क्यूरिंग के लिए। क्यूरिंग हो जाएगी, उसके बाद इसके 28 डेज़ बाद जो स्ट्रेंथ देगा ये 28 डेज़ बाद, तो हम लोग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे कितना लोड ये कितना स्ट्रेंथ ये दे रहा है, तो उस स्ट्रेंथ को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए M15 हमने यूज किया है, तो अगर 15 न्यूटन पर mm² का अगर लोड ये सह ले रहा है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, अगर 15 न्यूटन पर mm² का लोड आ रहा है, तो हमारा ये, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ आपकी सही है। और ऐसे ही हम लोग लगभग 100 टेस्ट करते हैं, तो 5% से ज़्यादा टेस्ट जो है फेल नहीं होने चाहिए, मतलब 5% से ज़्यादा टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 15 से कम नहीं होना चाहिए, जैसे 14 हो गया, 12 हो गया, 13, ऐसे में 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 15 से ज़्यादा रहे वो ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा रहे वो चल जाएगा। तो ऐसे आपका होता है, क्यूब टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है RCC, ये CT की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा आपको पता रहे कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आदि कहाँ से है। तो 5% जो टेस्ट है वो आपका फेल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का कितना होता है उसको हम लोग FCK कहते हैं, स्टील का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, FY कहा जाता है उसको। तो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। जैसे यहाँ M क्या है, मिक्स, 10 क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, यही इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, यही जितना है इसका वही इसकी स्ट्रेंथ होगी। कितना कैसे होगा, न्यूटन पर mm²। तो FCK की जो वैल्यू है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे अलग अलग ग्रेड आपका कंक्रीट का, तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू पुट कर लेंगे। आगे क्या आता है, ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील के जो ग्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ से देख रहे होगे M10 से लेके M5 भी होता है, M5 से लेके M20 तक ग्रेड को हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। इससे ऊपर को स्टैंडर्ड, इसके फिर और ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग का हाईली वो हो जाता है, डिजाइन कंक्रीट हो जाता है वो, ठीक है। आगे बात आती है क्या, स्टील की। स्टील का ग्रेड कितना होता है, स्टील के 3 ग्रेड होते हैं, Fe 250, Fe 415 और Fe 500। Fe का मतलब आयरन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यहाँ क्या है, FY से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, FCK से डिनोट कर रहे हैं। ये स्टील की स्ट्रेंथ है, ये क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। तो अगर Fe 250 है तो यहाँ 250 जो वैल्यू दी गई है वो एज इट इज आपको 250 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ आपका वो स्टील देगा। उस स्टील को हम लोग कहेंगे माइल्ड स्टील, जिसका ग्रेड Fe 250 है उसको हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। जिसका Fe 415 है या Fe 500 है उसको हाई यील्ड डिफॉर्मर, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मर, HYSD कहते हैं उसको, ठीक है। 415 है तो एज इट इज 415 हम लोग वैसे लिख देंगे। यहाँ 500 है तो 500 इसका भी स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी बीम है, आज हमको बीम पढ़ना है, बीम के बारे में पढ़ना है।
तो बीम के बारे में जो डिज़ाइन की जाती है या बीम सिंगली रेनफोर्स बीम आपको पढ़ना है आज, उसके बारे में जो भी क्राइटेरिया है उसको भी देखते हैं आज। तो अब देखिए एक बीम है, ये कोई बीम लगी हुई है आपकी, ये दोनों वॉल्स हैं, इस वॉल में क्या है बीम लगी हुई है। इसमें नीचे के साइड क्या दिया गया, रेनफोर्समेंट दिया गया, स्टील प्रोवाइड किया गया नीचे के साइड। नीचे के साइड को हम लोग टेंशन अभी पढ़ते हैं आगे। तो ये आपका नीचे के साइड स्टील पड़ा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया है, कट किया है, एक सेक्शन ए कट किया है कोई। अब इस सेक्शन को हम लोग ब्रॉडली देख रहे हैं बड़ा करके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे स्टील प्रोवाइड किया गया, इसलिए यहाँ भी स्टील आपका लग जाएगा। क्रॉस सेक्शन आप किसी भी सेक्शन को कट करेंगे ऐसे, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसे दिखेगा, वो उस टाइप का व्यू दिखाया गया है। इसमें जो बीम है उसकी जो आपकी विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी ऊपर की, वो क्या होगी, स्मॉल बी होगी। और इसकी टोटल जो डेप्थ होगी, टोटल डेप्थ जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल डी होगी। इफेक्टिव डेप्थ यहाँ कैपिटल डी आपका टोटल डेप्थ है, डी आपका क्या है, स्मॉल डी आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ उसको कहते हैं, जैसे ये आपका स्टील है, स्टील के सेंटर से लेके टॉप फाइबर तक के बीच की डिस्टेंस को हमारी क्या कहलाती है, डी, स्मॉल डी कहते हैं उसको। स्टील के सेंटर से टॉप फाइबर की बीच की लेंथ आपकी क्या कहलाती है, स्मॉल डी कहलाती है। तो ये तो बात हो गई आपके क्रॉस सेक्शन की बीम के, ठीक है। बीम आपका ऐसे ही होता है, बीम ऐसे ही दिखता है आपको। अब बात करते हैं, यहाँ एक वर्ड आता है न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ एक वर्ड आता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका क्या हो, जीरो हो। बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ होगा, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस एज्यूम किया जाता है, या उसको हम लोग निकालते भी हैं उसको फार्मूलेट करके। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस माना है हमने एक्स यू डिस्टेंस पे, ऊपर से एक्स यू डिस्टेंस पर एक एक्सिस है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस है। ये है आपकी पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स यू का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हो। एक्स यू आपका यहाँ है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस इसको दिखा भी सकते हैं आप यहाँ से। ये आपका एक न्यूट्रल एक्सिस है। अब क्या करना है, ये आपका हो गया। इसके बाद कुछ एजम्पशंस हैं जो दिए गए हैं लिमिट स्टेट पढ़ने से पहले, उससे कुछ एजम्पशन है, उसको आप लोग देख लीजिए। एजम्पशन क्या क्या कहते हैं कि आप लोग सबसे पहले आप एक IS कोड खरीद लीजिएगा, IS 456/2000। उसमें पेज नंबर 69 पे क्लॉज 38.1 पर आपको सारे एजम्पशन दिए हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखे भी स्क्रीन पे, तो शायद आप लोग को दिख रहा होगा। आप का क्या कहा गया है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। कोई भी सेक्शन क्या होगा, अगर बेंडिंग हो रही है तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगा, वो न्यूट्रल एक्सिस भी बेंड करेगा अगर सेक्शन बेंड कर रहा है। जैसे कि क्या कहा गया इसमें, ये कोई क्या है, बीम का पोर्शन है, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है, लोड आ रहा है, तो इसका शेप कैसे हो रहा है, कुछ इस टाइप का हो जा रहा है। इसका शेप क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप का हो रहा है। तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस पहले कहाँ थी, यहाँ थी। तो न्यूट्रल एक्सिस की भी पोजीशन इसके साथ ही क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, मैक्सिमम स्ट्रेन आपका कितना होगा, 0.0035। तो ये आपका है स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम ये है आपका, ये क्या है आपका स्ट्रेस डायग्राम। ये क्या है आपका, ये सेक्शन आपने कट किया है वो है, ठीक है। ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस आपसे कहा है वो कितना होगा, 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन है, सॉरी। अगला क्या कह रहा है, तो आप लोग को दिया हुआ है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 XU। स्ट्रेस ब्लॉक का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0.36 XU होगा, ठीक है। 0.36 XU आप लोग देख रहे होंगे, FCK XU। ये जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसका एरिया, इसमें दो पोर्शन होंगे, एक होगा रेक्टेंगल, एक होगा पैराबोला। इसको भी आपके एजम्पशन में ही कहा गया है कि जो आपका
वो होगा, वो कैसा होगा, उसमें एक पोर्शन जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से ये क्या है, इसके ऊपर का पोर्शन क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में बन रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ से बन रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। ये क्या है, इतनी दूर में पैराबोला बन रहा है, ठीक है, ये इतनी दूर में ये क्या हो रहा है, पैराबोला बन रहा है। तो इसका जो, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ये 3/7 XU 4/7 XU कैसे आया, इसको भी देख लीजिए। हमने क्या कहा है कि अभी आपने WSM में शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़े होंगे, तो आपके जो एजम्पशन है वो दिया हुआ है, उसमें भी एजम्पशन में भी दिया हुआ है। तो जहाँ पर इसका सेंट्रॉयड होगा उस पर, या WSM में दिया गया था, इसकी इस टाइम का जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, 0.002 होता है। ये आप लोग अभी लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ रहे हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेन जो मैक्सिमम होता है वो कितना, 0.0035 होता है, लेकिन लिमिट स्टेट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, 0.002 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, ठीक है, इसको मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपकी x1 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो x1/002 इक्वल्स टू, ये x1/002 इक्वल्स टू, ये टोटल डिस्टेंस XU है अपॉन 0.0035, XU/0.0035। तो आपका x1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू, आप शायद यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसको, यही आएगा, ये आएगा आपका 4/7, 4/7 ये आ गया XU, और ये क्या आया 3/7 XU, ठीक है। और टोटल में से, टोटल XU में से 4/7 माइनस करेंगे तो 3/7 XU आ जाएगा आपका, ठीक। अब काम करते हैं आगे। तो आपको मालूम चल गया क्या क्या, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, उसको हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल लिया है। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो इसका एक्सट्रीम फाइबर है वो कितना होगा, 0.446 FCK। ये भी आपके एजम्पशन में ही लिखा हुआ है, एजम्पशन ही आप लोग का मेन स्टील की डिजाइन, सॉरी स्टील नहीं, RCC की डिज़ाइन में आपका एजम्पशन ही मेन रहता है। एजम्पशन अगर आप लोग को सही से पढ़ लिए हो तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। इसमें आपका सेंटर ऑफ कंप्रेशन फोर्स में भी जो डिस्टेंस दिया गया है वो आप इसको अगर उस पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.42 XU, ठीक है। अगर आप इसको उस तरह लिखेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 को 7 से, तो ये 0.42 XU आ जाएगा। इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम स्ट्रेन आपका कितना होगा टेंशन जोन में। एक चीज़ और देख लीजिए, न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, इस बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके ऊपर के पार्ट को हम लोग कंप्रेशन जोन कहते हैं, इसके ऊपर के पार्ट को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, नीचे के पार्ट को कहते हैं टेंशन। और हमेशा स्टील जो है वो टेंशन में दिया जाता है। इसका कारण क्यों है, इसका कारण रीजन ये है, इसका रीजन ये है, जैसे देखिए इसका रीजन ये है, ये कोई एक बीम का पोर्शन है, ठीक है। अगर ये बीम का कोई पोर्शन है, इस पर क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, ठीक, लोड लग रहा है इस पर, तो क्या होगा, ये इस टाइप का कुछ इसमें बेंडिंग आएगी, ठीक है। अभी क्या है कि स्टील वगैरह नहीं दिया गया, इस टाइप का इसमें बेंडिंग आएगा। तो आप देख रहे होंगे ये ऊपर के पोर्शन में, ऊपर के साइड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ये, और नीचे के साइड क्या हो रहा है, फैल रहा है। नीचे की साइड पहले सीधा था, फिर क्या हो रहा है, फैल रहा है, इधर ये खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन आपको, आप लोग स्टील जो प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। क्यों, क्योंकि टेंशन जोन में ही आपको स्टील देना है, ठीक है। ऊपर के पोर्शन में आप लोग देख रहे होंगे
कि कंप्रेशन आ रहा है, नीचे की साइड क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, खींच रहा है ये स्ट्रक्चर आपका। ठीक, तो इसीलिए हम लोग का ये काम होता है कि इसको हम लोग नीचे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, इसकी पोजीशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए आपको इस एक्सयू को एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्सयू मैक्स है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी हो सकती है, जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो जान गए आप लोग क्या होती है, उसकी डेप्थ कितनी होगी और वो भी मैक्सिमम कितनी होगी, उसको निकालने के लिए हम लोग इस एक्सयू को एज्यूम करते हैं ये एक्सयू मैक्स है। और इस एक्सयू मैक्स का हम लोग को क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्सयू मैक्स की अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा, एक्सयू मैक्स इस सफिक्स में होगा इसके, एक्सयू मैक्स अपॉन डी माइनस एक्सयू मैक्स क्या है, देखिए ये एक्सयू मैक्स है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरा क्या है डी है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से एक्सयू मैक्स हट जाएगा तो कितना बचेगा, ये इतनी डिस्टेंस आपकी डी माइनस एक्सयू मैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस ये हो गई। इसके बाद ये वाला पोर्शन, ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस, ये वाला पोर्शन कितना है, ये कंप्रेशन जोन का है। तो इस साइड में मैक्सिमम स्ट्रेन आपका कितना हो जाएगा, 0.0035 आपका मैक्सिमम स्ट्रेन है। नीचे कंप्रेशन जोन, ये क्या है आपका टेंशन जोन है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेन आपका कितना है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वस टू, ये हो जाता है 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 Fy। ठीक, इतना हो जाता है ये। तो ये एक फार्मूला आपको मिल गया है, ये किस लिए है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर फाइंड आउट करना हो आपको कहीं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो उसको। ठीक है, बात आती है यहाँ, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स C है, ये टेंसाइल फोर्स क्या है T। ये कंप्रेसिव फोर्स C लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स T लग रहा है, इधर टेंसाइल फोर्स T लगेगा। इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग लीवर आर्म कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स की डिस्टेंस बीच को हम लोग क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहा जाता है इसके बीच की डिस्टेंस को, जिसको हम लोग स्मॉल z से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, C है आपका कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.36 FCK B इंटू XU। ठीक है, टेंसाइल फोर्स क्या है T है, जहाँ लग रहा है टेंशन फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.87 Fy इंटू AST। आप सभी लोग जानते हो कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो अगर फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। ठीक,
तो स्ट्रेस आपका क्या है, स्ट्रेस आपका एफ वाई है, एरिया क्या है, ए एस टी है। ठीक है, स्ट्रेस आपका एफ वाई हो गया, एरिया क्या है, ए एस टी, फोर्स आप निकाल रहे हो। यहाँ क्या है, स्ट्रेस आपका एफ सी के है, एरिया क्या है, बी इंटू एक्स यू, ये एक्स यू है, ये बी है। कंप्रेशन जोन यही तो है। टेंशन जोन क्या है, जितने दूरी में क्या है स्टील लगा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके एरिया को ए एस टी कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील। यहाँ ए एस टी क्या है, एरिया ऑफ स्टील है। बाकी सारी चीज़ें आपको शायद मालूम होंगी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। बी आपका क्या है, बीम की विड्थ हो गई। एक्स यू क्या है आपका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। अब क्या करना है आपको, अगर हम क्या करें, इनको इक्वेट करें, सी और टी को इक्वेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इक्वस टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, एक्स यू अगर निकालना हो आपको तो एज इट इज़ मैं वैल्यू रख देता हूँ। टू 2.42 एफ वाई अपॉन एफ सी के इंटू ए एस टी बाई, ये बी है तो बी इधर चला जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। आप इसको इधर इन सारे टर्म्स को इधर करेंगे। ठीक है, तो एफ सी के आपका एफ सी के हो गया, बी आपको इधर हो गया, एक्स यू आपको निकालना है, ये आपका इसके साथ ये टर्म दे देगा। क्या करना है आपको ये है आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इस फार्मूले को भी इसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स यू बाई डी से क्या करिए, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, 0.42 एफ सी के अपॉन एफ वाई अपॉन एफ सी के इंटू ए एस टी बाई बी इंटू डी। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया आपका। ठीक, ये दो फार्मूले बन गए। इन दोनों फार्मूले से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है, बैलेंस है कि अंडर रन फोर्स है। ठीक है, इसी से हम लोग चेक किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका एक्स यू बाई डी, ये हो गया एक्स यू मैक्स बाई डी। इनसे कंपेयर किया जाता है, इनमें चेक करते हैं अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो हमारा जो सेक्शन होगा क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। अगर क्या है क्या होगा, देखिए इतनी बात हो गई है, इतनी बात हो गई। अभी आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या करना है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमआर कहा जाता है, जो कि होता क्या है, सी और टी। सी मतलब कंप्रेसिव फोर्स, टी आपका क्या है, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, इनटू लीवर आर्म। यहाँ लीवर आर्म आपको मालूम है कि ये होता है जेड। आपको पता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, उसमें से 0.42 एक्स यू घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। सी की वैल्यू आपने अभी निकाला था, क्या है, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। लीवर आर्म आपका क्या कितना है, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, ये आपका है किसके लिए, एम आर है फार्मूला। और दूसरा एम आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेंसाइल के लिए 0.87 एफ वाई
इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हो जाएंगे आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील अगर निकालना हो, इसको हम लोग PT से दिखाते हैं, स्मॉल PT, तो वो होता है AST बाई BD इंटू 100। ठीक है, AST बाई BD इंटू 100। आगे हम लोग देख रहे हैं कि XU मैक्स, XU की वैल्यू अगर छोटी है XU मैक्स से तो सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। XU की वैल्यू अगर ज़्यादा है XU मैक्स से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। XU की वैल्यू अगर बराबर है तो बैलेंस सेक्शन होगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर ये चीज़ें हैं क्या, वैसे अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस, होता क्या है? ये होता ये है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, जैसे जो आपकी बीम होगी उसमें अंडर का मतलब रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, RCC का मतलब रेनफोर्स का मतलब ही होता है स्टील, अंडर का मतलब कम स्टील, ओवर का मतलब ज़्यादा स्टील। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर जैसे ये आपका बीम है, ठीक है, अगर इसमें अंडर रेनफोर्स है तो इसका मतलब इसमें स्टील ये पड़ा हुआ है, अंडर का मतलब स्टील कम है, स्टील कम है तो क्या होगा, लोड आया इस पे, लोड पड़ा बीम पे क्या हुआ, ऐसे लोड पड़ा या UDL पड़ा, कुछ भी लोड पड़ा, ठीक है, लोड पड़ा इस पे तो क्या होगा, तो फेल क्या होगा, स्टील ही फेल होगा पहले, क्योंकि वो क्या है, अंडर है, अंडर का मतलब स्टील कम है, कंक्रीट ज़्यादा है, तो कंक्रीट तो फेल होगा नहीं, तो स्टील फेल होगा, तो हम लोग को सेव क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को सेव क्या करना पड़ेगा, स्टील को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ आपका जो MR का फार्मूला लगेगा, MR का जो फार्मूला लगेगा वो किसके लिए होगा, टेंशन। ठीक है, क्योंकि फेल आपका कौन सा हो रहा है, स्टील ही फेल हो रहा है। ठीक है, तो स्टील आपका फेल हो रहा है, तो इसका मतलब जब स्टील फेल होता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, कंक्रीट जब फेल होता है क्या होगा, कंक्रीट धीरे से गिरता नहीं, कंक्रीट क्या होता है, एकदम से गिर जाता है, पूरा स्ट्रक्चर आपका गिर जाएगा। लेकिन जब स्टील फेल होता है तो धीरे धीरे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है, बेंड होता है। जैसे ये स्टील है, इस पर लोड आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे बेंड होगा ना, ये तो स्ट्रक्चर आप लोग उसमें सेफ हो सकते हो। अगर आप उस घर के नीचे हो तो वहाँ से आप सेफली निकल सकते हो। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन इसीलिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कॉस्ट भी कम लगती है और आपका सेफ भी रहता है। तो हम लोग जब भी डिज़ाइन करेंगे तो हम आप अपने सेक्शन को कैसा रखेंगे, अंडर रेनफोर्स रखेंगे, जिसमें कम स्टील लगेगा। कम स्टील क्यों रखते हैं, क्योंकि जो फेल्योर के बाद इसमें ये सडन गिरता नहीं है, इसमें क्या होता है, ये टाइम टेकिंग है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये थोड़ा डिले होकर गिरता है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपका यही हो। ओवर रेनफोर्स का मतलब हम अपने इस जो बीम है उसमें क्या करेंगे, स्टील ज़्यादा लगाएंगे। अगर बीम में स्टील ज़्यादा लग जाएगा तो फेल क्या होगा, लोड आने पर फेल क्या होगा, आपका कंक्रीट फेल होगा। तो कंक्रीट फेल होगा तो कंक्रीट को आपको बचाना है। तो कंक्रीट को अगर बचाना है तो हम लोग इस केस में MR का अपना फार्मूला लगाएंगे कंप्रेशन के लिए, क्योंकि कंप्रेशन में ही तो आपका कंक्रीट है। ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर स्टील ज़्यादा है तो फेल कंक्रीट होगा। कंक्रीट जब फेल होता है तो कंक्रीट एकदम से गिर जाता है। वो कंक्रीट आपका धीरे धीरे नहीं गिरता है, कंक्रीट सडन गिर जाता है। तो इसलिए जब भी डिज़ाइन की जाती है तो हम लोग ओवर रेनफोर्स सेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, केवल अंडर रेनफोर्स सेक्शन को कंसीडर करके ही डिज़ाइन हम लोग करते हैं। ठीक, तो बाकी बैलेंस सेक्शन आप लोग जानते ही। ठीक, अब इनका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के जो सिंगली रेनफोर्स बीम है उनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 300 × 600 mm का एक आपको बीम दिया हुआ है, जिसकी विड्थ क्या है 300 है और डेप्थ क्या है 600 mm है। और क्या करना है, इसमें 2 बार लगे हुए हैं जिनका डाया कितना है 25 mm डाया है। 2 बार हो गए, हमने 2 स्टील लगा दिए जिनका डाया कितना है 25 mm, आपको दिख रहा होगा शायद।
आगे क्या करना है, M20 दिया हुआ है, M20 ग्रेड होता है आपका। M20 ग्रेड के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, FCK आपको 20 हो जाएगा। Fe 415 ये स्टील का ग्रेड है, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, FY की 415 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नई चीज़ क्या है, यहाँ स्मॉल d क्या है आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये कैपिटल D हो गया, नीचे से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस 600 हो गई, ये आपको 300 दिया हुआ। स्मॉल d होता क्या है, स्टील के सेंटर से लेके टॉप फाइबर के बीच की डिस्टेंस होती है आपकी स्मॉल d। स्मॉल d आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम अपना स्मॉल d कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये स्टील है, उसका क्या है, ये सेंटर है, स्टील का सेंटर है। स्टील के आउटर साइड से नीचे वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर कवर कहते हैं, CC। ये आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्लियर कवर कहते हैं, इनके इस डिस्टेंस को। और इसके सेंटर, स्टील के सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, ये जो डाया होगा स्टील का, उसका बटा हाफ कर दें, उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, डाया ऑफ स्टील अपॉन 2। तो कैपिटल D में से क्लियर कवर माइनस किया, और क्या माइनस किया, जो ये डाया है स्टील का उसका हाफ माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 562.5 mm आ जाएगा आपका स्मॉल d। और इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला क्या होता है, N π/4d²। N का मतलब नंबर ऑफ स्टील, नंबर ऑफ स्टील, यहाँ 2 स्टील यूज हो रहे हैं, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। N की वैल्यू 2 हो जाएगी, π/4, फाई का मतलब 25 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए, 2 × π/4 × 625, ये आ गया 981.74 mm²। ठीक है, ये इतना आया आपका एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील आपका इतना है, लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको MU निकालना है। ठीक है, MU निकालना है, लेकिन MU का हम लोग पता ये थोड़ी है कि हमारा अंडर एनफोर्स सेक्शन है, ओवर एनफोर्स सेक्शन है, MU कौन सा निकालना है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसको कैसे पता किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको आपको कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करना है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करना है। इक्वेट अभी हमने किया था, कितना होता है 0.36 FCK B × XU इक्वल्स टू 0.87 FY × AST। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू मिलेगी, XU की। FCK आपको मालूम है, B आपको दिया हुआ है 300, FY आपको पता है 415, AST आपने अभी निकाला इतना। तो XU की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, 0.36 FCK। B कितना है आपका, FCK आपको दिया हुआ है तो लिख लीजिए 20 दिया है, B आपका है कितना 300, XU आपका कितना है, XU आपका निकालना है, सॉरी XU ही निकालना है आपको। और 0.87 FY आपको कितना है 415 है, AST आपका कितना है 981.74। ठीक है, तो यहाँ से XU निकालते हैं कैलसी से। ये आया 164.14 mm। ये कितना आ गया आपका, XU आ गया। और क्या निकालते हैं, XU max बाई D, जिसका फार्मूला क्या था 700/1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, तो यहाँ FY की वैल्यू कितनी है 415 है, तो 700/1100 प्लस
0.87 इंटू 415 इक्वस टू, ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करें इस d को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 562.5 है। ठीक है, तो XU मैक्स आपका निकल जाएगा, कितना आएगा उसको भी देखते हैं। 700/1100 प्लस 562.5। ठीक है, ये आया 270 mm। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे XU मैक्स आपका क्या है, XU मैक्स क्या है, ज़्यादा है किससे, XU से। XU मैक्स ज़्यादा है XU से, या XU छोटा है किससे, XU मैक्स से। तो ये कौन सा सेक्शन होगा, अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा। अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन होगा। ठीक है, अंडर एनफोर्स सेक्शन में फेल क्या होता है, स्टील फेल होगा। तो स्टील फेल होगा तो आपको स्टील को बचाना पड़ेगा। तो स्टील को बचाने के लिए हम लोग MR का जो फार्मूला लगाएंगे वो स्टील का ही लगाएंगे, FyAST इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अब यहाँ जो चीज़ें हैं वो आपको सब कुछ मालूम है, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। देखिए 0.87 Fy आपको कितना है, 415 है। AST आपको कितना है, 981.74। इसको आप चाहो तो राउंड ऑफ करके 982 लिख सकते हो। अंडर ब्रैकेट D की वैल्यू कितनी है, 562.5 माइनस 0.42। XU की वैल्यू आपने कितना निकाला, 165.414। ठीक है, ये इतना निकाला आपने। तो MR आप निकाल सकते हो, MR आप निकाल सकते हो यहाँ से 0.42 इंटू 164.14, इसमें से माइनस करना 562.5, ये इतना आया। ठीक है, और इसमें 981.74 टू 415, ठीक है, 0.87, ये आया 174 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। तो आप क्या करेंगे, इसको किलो न्यूटन मीटर में बदल लीजिए, तो ये आ जाएगा MR आपका। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकालना था आपको, MR ही कहिए या MU कहिए, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था आपको। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डिज़ाइन का क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं। आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि जो बेसिक जानकारी थी वो आपको देनी थी। तो आप लोग क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, थैंक यू।